सो फ्रेंड्स, आपने अभी इस वीडियो को क्लिक किया है ये जानने के लिए कि यूएस की इमिग्रेशन कैसे ले सकते हैं और यूएस की इमिग्रेशन के क्या-क्या पाथ्स हैं। तो आज बेसिकली मेरी जो पॉडकास्ट है वो खुर्रम भाई के साथ है, खुर्रम खानी उनका नाम है। खुर्रम खानी भाई से मैं मिला हूँ बेसिकली थ्रू माय यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ या उनसे बात करने का मौका मिलता है या इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है जिनसे मैं वैसे शायद नॉर्मल लाइफ़ के अंदर ना मिल सकता। तो एक एक बहुत अच्छा मेरे लिए ब्रिज है जो मैं इस तरह के लोगों से मिलता हूँ। तो खुर्रम भाई से मेरी बात हुई। खुर्रम भाई की प्रोफ़ाइल मैंने पूरी लिंक्डइन पे लगा दी है। खुर्रम भाई यूएस में रहते हैं। आई थिंक कोई 20-22 ईयर्स से वो यूएस के अंदर हैं और डिफरेंट किस्म की प्रोफ़ाइल के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है। सिस्को में भी काम किया है, आई थिंक आईबीएम में भी काम किया हुआ है और प्लस स्टार्टअप्स के अंदर काम किया हुआ है। अपनी स्टार्टअप्स को उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन के ऊपर भी उनका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं बाहर से, तो उनको उसके बारे में भी पता है, F1 के बारे में पता है, H1, L1, हमने इस इन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। इसके अलावा खुर्रम भाई जो हैं वो बेसिकली जो मैंने उनसे इसके अलावा जो बातें कर चुका हूँ मैं उससे पहले, जो कि अगली वीडियोज़ के अंदर आएँगी। अगले ये पूरी एक सीरीज़ होगी जो उनके साथ मैंने रिकॉर्ड करनी है पॉडकास्ट, जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, उनकी जो स्टॉक्स की स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके बारे में, जो टेक्निकल्स वो देखते हैं स्टॉक्स के, वो उसके बारे में। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से देखते हैं, वो रियल एस्टेट में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से दुबई की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं यूएस की प्रॉपर्टीज़ से और फिर उसको कनाडा की प्रॉपर्टी से, एंड देन विद इन यूएस डिफरेंट स्टेट्स को किस तरह से कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, टैक्सेस के बारे में। मतलब मैंने उनसे जब बात की थी तो मैं आई वाज़ अमेज़्ड कि उनके पास किस तरह की नॉलेज थी। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे उस तरह की डिफरेंट वीडियोज़। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो एज़ आई सेड इन द इंट्रोडक्शन, मेरे साथ खुर्रम भाई हैं। खुर्रम भाई से मेरा इंट्रोडक्शन कुछ अरसे पहले यूट्यूब चैनल के थ्रू ही हुआ था। एंड आई फाउंड हिम कि उनके पास जो नॉलेज है, आई वाज़ रियली अमेज़्ड कि इस जैसा बंदा मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहा था। तो आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट इनफ कि आज भी हमारे साथ हैं वो, और इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये मल्टीपल वीडियोज़ मेरे साथ बनाएँ, क्योंकि मैं जिस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, आई एम श्योर मेरी जो ऑडियंस होगी, उसको बहुत मज़ा आएगा जब खुर्रम भाई की बातें सुनेंगे हम। हर तरह की बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो स्पेसिफिकली ये यूएस में होते हैं, तो यूएस के हिसाब से है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि लेट्स से कोई एस्पायरेंट यूएस इमिग्रेंट किस तरह से यूएस का पाथ ले सकता है, क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास यूएस जाने के, और खुर्रम भाई की खुद की जर्नी कैसी थी। तो हम सारी बात करते हैं। खुर्रम भाई से मैं कहूँगा पहले तो खुर्रम भाई थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दें अपना प्लीज़। एंड थैंक यू थैंक वेरी यू मच कि आप जो है ना इसका टाइम निकाला, और इन फ्यूचर भी मैं थोड़ा-सा तकलीफ दूँगा आपको। तो थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़। थैंक यू वली वली मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और पर्सनल फाइनेंस जो है मतलब बेसिकली आई एम रियली फॉन्ड ऑफ इट और आई एम इन सिलिकॉन वैली फॉर पास्ट 23 इयर्स और रिसेंटली मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू की यूट्यूब के ऊपर एंड आई 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 लाइक देम एंड आई कांटेक्टेड एंड वी गॉट इन टच सो थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड प्लेज़र इज़ मीट टुडे माइन। क्या सो अच्छा यस, मैं सो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ पहले तो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और हाउ डिड यू एंड अप इन द यूएस? जी। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनईडी ये मेरा 92 93 का बैच था। मैंने 98 में ग्रेजुएशन की थी कंप्यूटर सिस्टम्स में 4 इयर्स जो एनईडी की डिग्री होती है कराची से। उसके बाद मैं इनिशियली जो है यूएई में मैंने 2 साल काम किया है एमिरेट्स टेलीकॉम इत्तेसालात में और 2 साल यूएई में गुज़ारने के बाद जो है मैं यूएस आया था 2000 में H1B वीज़ा के ऊपर। तो मेरा जर्नी जो है बेसिकली ज़्यादातर लोग जो हैं वो जब यूएस आते हैं तो यूजुअली स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं एंड देन दे कन्वर्ट टू H1B आफ्टर द ओपीटी। लेकिन सो मैं द वे आई स्टार्टेड आई एक्चुअली केम डायरेक्टली ऑन H1B ऑन द एनईडी डिग्री। और जो आज का हमारा सब्जेक्ट भी है कि अगर आपको पाकिस्तान से या यूएई से डायरेक्ट आना है यूएस सो लाइक आई कैन रिलेट टू दैट बिकॉज़ आई हैव गॉन थ्रू यू नो that process myself and I've lived through it for like 5 years. तो 2000 में मैं यहाँ पे आया था so I was initially working for a startup Ortion Web Systems बाद में मैंने जो है कुछ अरसे Cisco Systems में काम किया डेटा नेटवर्किंग में and then I moved back to Ortion Web Systems I left Cisco and Ortion Web Systems जो है हम जो company that it was acquired by Nortel in 2001 तो I was with Nortel till 2008 in various business unit. So मेरा जो basically H1B जो था जो मैं initially आया था वो Nortel में transfer हो गया और then what I got was a EB3 employment based green card.
तो आई डिड माय मास्टर्स ड्यूरिंग नॉर्टन, जो बेसिकली पार्ट टाइम में मैंने किया हुआ है मास्टर्स यहीं पे सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी से, लेकिन बट द वे आई केम वाज एक्चुअली ऑन ऑन द एनडी डिग्री जो मैं यहाँ पे रहा हूँ। 2008 में मैं आई गॉट माय ग्रीन कार्ड इन 2005, बाद में 2008 में आई लेफ्ट नॉर्टन फॉर अनदर स्टार्टअप, प्लेट नेटवर्क, व्हिच वाज एक्वायर्ड Sorry, बाय how much time did it take for you to get the green card from the H1 from like after landing on the H1 visa? मुझे पांच इसमें 5 साल लगे थे. So the 5 the way साल it लगे थे। started was really so so I can't just say really say. So the way it works is आप H1 को ट्रांसफर कर सकते हैं. For example, when you come here, the way H1 works is आप अगर जॉब चेंज करते हैं तो like your clock resets, आप दूसरी कंपनी में चले गए, then you go to a third company, you again clock resets, and it was for different reasons, I can share in that as well. तो पहले साल तो देयर वाज नो मूवमेंट इन द ग्रीन कार्ड एट ऑल, क्योंकि आई वाज जस्ट लाइक स्विचिंग जॉब्स बैक एंड फोर्थ. लाइक आई थिंक द सेकंड ईयर 2001 में आई गॉट सेटल्ड इन. तो 2001 से लेके 2005 तक जो है इट टुक मी लाइक 4 years टू गेट द ग्रीन कार्ड. बट ओके। फ्रॉम द टाइम लाइक आई एंटर्ड द यूएस, अगर आप वहां से क्लॉक करें तो वो 5 साल तक. अच्छा, ठीक है, सही है। तो उसके बाद आपने लेट्स से आपने फिर तो आपका आपका तो EB3 वीज़ा आपका तो नहीं था उसके अंदर, या थोड़ी दिनों के लिए होगा प्रोबेबली? So EB3, so the way it works is basically so I'll just complete there and get to the question. यस, So I left Norton basically, and I was working for IBM. A startup which was acquired by IBM. So I was managing the team in US, in India में हमारे पास, Bangalore में, Romania, Bucharest, and I built a lab for IBM in China. जहाँ पे and I was hiring like a lot of H1Bs. H1Bs और L1s के साथ मेरा जो interaction throughout the career रहा है. सही है। So I was managing around 200 plus people team in IBM. Then I transitioned to a cloud security startup, Soha Systems, which was acquired by Akamai in 2017. Akamai is one of the largest CDN on the planet. जब आप यस, जाते हैं. So throughout the 20 years, like I have then I was working for another company named Mobile Iron. And then I left Mobile Iron for another startup where I am currently with Avis. So throughout my journey, like I have dealt with the H1B. आपके question, I think, to coming back to your question, so the way H1 works is, like, me give you an introduction and I will answer, in that perspective. So H1B का जो है एक annual quota होता है. So the annual quota for H1B is around 65,000 visa, जो हमारा current year का quota है. रिक्वायरमेंट जो है इसकी होती है, यू नीड अ 4 years डिग्री, 4 years प्रोफेशनल डिग्री. अब ये डिग्री जो है आपकी, इट कुड बी इन इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर और इन अकाउंट्स. there are a bunch of professions. What I have experienced over the past like 20 plus years is mostly IT based जो professionals हैं वो H1B पे जो है उसको utilize कर रहे हैं. Acha, so what you need to do is that typically, like, if you have a 4 years degree from an accredited university, आप उसके H1B के लिए qualify करते हैं. But that's the H1B criteria. Like getting the job is a whole different thing, right? Someone needs to offer you the job. अच्छा, अब होता इस तरह से है कि जब if you come on the to answer your question on the EB2, so when you come on the H1B is actually a dual intent visa. What does a dual intent means is, अगर आप जाते हैं B1 B2 वीजा के लिए, so that is a visitor visa. आपकी इंटेंट ये है कि आप यहाँ पे आए बिजनेस वीजा पे और आप यहाँ से वापस जाएंगे. और अगर आप किसी और डिफरेंट कैटेगरी के वीजा पे आ रहे हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट इंटेंट. यहाँ H1B के केस में ये होता है कि इट्स अ डुअल इंटेंट, कि आप यहाँ पे रह भी सकते हैं और या फिर आप यूएस से जो है वापस चले जाएंगे. आप रहेंगे यहाँ पे ऐसे कि आप अपने साथ ग्रीन कार्ड प्रोसेस कर लेते हैं इन पैरेलल, और आफ्टर, और अदरवाइज अगर आपका H1 का टेन्योर पूरा हो जाता है 6 years का, इट वर्क्स इन 3+3. पहले 3 साल के लिए जो है ये वैलिड होता है, एंड देन इट एक्सटेंड्स फॉर अनदर 3 years. सो जब आपके वंस योर 6 years आर ओवर, अगर आपका ग्रीन कार्ड जो है प्रोसेसिंग में नहीं है, देन यू हैव टू लीव द कंट्री फॉर 1 year. 1 साल के बाद अच्छा, आपकी फॉर जो 1 ईयर क्लॉक आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब ये नहीं है कि आपको है. फौरन कुछ मिल सकता है, 1 ईयर का गैप नहीं. आएगा हर सूरत में? जी. अच्छा, अगर आप 6 साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तो आपको कंट्री जो है वो आपको कंट्री छोड़नी है, एंड देन यू हैव टू लिव आउटसाइड फॉर 1 year. देन अगेन आपकी जो 6 साल की क्लॉक है वो रीसेट होती है. राइट।
बट इफ योर ग्रीन कार्ड इज पेंडिंग, अगर ग्रीन, तो उस केस में आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी ईयर जो है आप उसको, इट विल गो फ्रॉम लाइक टू 6 to 7th ईयर, बेसिकली 1 साल के लिए रिन्यू होता है। फिर अगर आप ग्रीन कार्ड नहीं आया तो 8th ईयर के लिए रिन्यू होता है। सो उसको आप एक एक साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। In that time, I heard that you cannot travel as well, right? नहीं, ट्रैवल कर सकते हैं आप कर एक्चुअली सकते इसमें, हैं। सो I'll tell you, like इसमें देयर आर a lot of small things there जो हुँ, बेसिकली आते हैं। अच्छा, द वे H1 वर्क्स इज आपके पास अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पूछा था अराउंड, सॉरी, EB3, हुँ, EB3 इज एक्चुअली इज एन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन ग्रीन कार्ड। अच्छा, EB3 होता है बेसिकली बैचलर्स डिग्री के लिए। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की EB3 होती है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो उस आपकी क्वालिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन है वो EB2 में होती है। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री और 5 साल का, आई थिंक 5 या 8 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे लेटेस्ट देखना है, पहले 5 साल का था, तो आप बेसिकली EB2 में क्वालिफाई होते हैं। राइट। तो जब मैं आया था यहाँ पर तो मेरे पास बेसिकली एनईडी की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस था। तो हुँ, हुँ। मैं जो EB3 में क्वालिफाई मुझे किया था उन्होंने। अच्छा, और एक जस्ट टू और चीज। एक्सप्लेन द पीपल कि जी। हो सकता है किसी को एनईडी का ना पता हो। पाकिस्तान में तो जो है उसको तो शायद पता होगा क्योंकि मैं खुद भी एनईडी का ही हूँ। अगर आप लिंक्ड बाय द वे मैं लिंक्डइन प्रोफाइल और अदर सोशल हैंडल्स जो हैं खुरम भाई के लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। लेकिन एनईडी यूनिवर्सिटी जो है वो कराची बेस्ड यूनिवर्सिटी है जो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अभी भी इतनी बुरी नहीं है। तो वो वहाँ से खुरम भाई ने भी किया और मैं भी थोड़ा-सा जूनियर हूँ उनसे, लेकिन हम दोनों ने सेम यूनिवर्सिटी से किया है। तो यस, कैरी ऑन। तो एनईडी यूनिवर्सिटी से आपने जो पाकिस्तान की नॉर्मल अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसी तरह से है एक यूनिवर्सिटी, और वहाँ से आपने चाहे वो यूईटी लाहौर में हो, चाहे वो कोई और यूनिवर्सिटी हो, तो इट मेक्स नो डिफरेंस। जी, 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 डेफिनिटली आई आई थिंक द वैल्यू, आई पर्सनली थिंक एनईडी जो प्रोवाइड कर रही है, लाइक हम लोगों की जो फीस थी बेसिकली, मुझे अभी याद नहीं है, 4,000 या 8,000 रुपए जो 1 साल की होती थी। हाँ, तो यहाँ पे तो 1 महीने की जो है नर्सरी की फीस जो है ज़्यादा है उससे। तो लाइक फॉर द हाँ। होल ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो सो बैचलर्स, लाइक द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर गिविंग इज रियली ग्रेट। कमिंग बैक टू इट, जो बेसिकली ग्रीन कार्ड के क्वेश्चन थे, तो अगर आपका 4 साल बेसिकली, लाइक अगर आपका मास्टर्स डिग्री नहीं है जी, और आप ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं, तो वो आपकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो एम्प्लॉयमेंट EB3 में होती है। सही। और 5 साल का एक्सपीरियंस मेरे केस में नहीं था, आई वाज़ केम हियर फॉर ऑन, और मेरे पास जब 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो आपको बेसिकली EB3 की मेरी क्लासिफिकेशन थी। अच्छा, अब हुँ, एक और चीज़ इसमें ये होती है, आई गॉट लाइक द माय मास्टर्स डिग्री जब मैं नॉर्टन में काम कर रहा था। सो एक्चुअली आई हैड अ, लेकिन वो डिग्री काउंट नहीं होती। सो द वे द ग्रीन कार्ड वर्क्स इज, जिस जिस जॉब पर आप आए हैं और जिस टाइम पे आपने ज्वाइन किया है, तो उससे वो बैकवर्ड देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जॉब ज्वाइन की है और आपने 1 साल के बाद मास्टर्स डिग्री ले ली और आपने कहा कि इस मास्टर्स डिग्री को आप ग्रीन कार्ड में लें, तो नो, वो वहां से लेते हैं जिस पॉइंट पे आपको जो जो आपको स्पॉन्सर है, और अगर अच्छा, आप उस वक्त बैचलर्स था तो आपका स्टिल राइट। बैचलर्स काउंट होगा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अनलेस के आप जॉब चेंज करें, अनलेस के आप राइट, जॉब चेंज करें। और फिर उससे सो नया वीज़ा फाइल होगा फिर वहाँ से तो, और फिर तो आपकी जी, सिचुएशन रीसेट हो जाएगी। सही। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हुँ, अच्छा, और एक और चीज H1B के केस में ये होती है कि ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है कोटा आपका जो है। तो अब अगर जब अच्छा। आपको पहला पहला H1 जब लेना होता है, तो यू नीड टू टाइम इट वेल, कि आप बेसिकली किसी से जो है जून में या जुलाई में जो है बात स्टार्ट करें, देन यू गेट द जॉब, ताकि अक्टूबर में जो है वो आपका वीजा फाइल करें और प्रोसेस कर लें उसको। तो लेकिन अगर जब आप H1B को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तब ये अक्टूबर की जो मंथ है वो आपका नहीं आता। और वो उसमें हुँ, बेसिकली आप किसी भी जो है आप चाहें तो अपने हिसाब से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एनी टाइम ऑफ द ईयर। और इसमें जो जो बेसिकली ट्रांसफर प्रोसेस है वो अभी आजकल प्रीमियम प्रोसेसिंग में जो होता है, तकरीबन 1 से डेढ़ महीना लगता है आपको। हुँ, और जब आपके पास वीज़ा आ जाता है, अच्छा, आप यूएस में ये है कि जैसे कि आप अगर आपको जॉब छोड़नी है यहाँ पे हमारे बे एरिया में, 2 वीक्स नोटिस है बेसिकली आपका। आप 2 हफ्ते का नोटिस दें और चले जाएँ, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज़ आपको रोकती नहीं है। हाँ, तो जब आपका H1 ट्रांसफर हो जाता है, तो अगर आपको चेंज करना है, सो यू जस्ट गिव द नोटिस एंड जॉइन द न्यू जॉब एंड मूव ऑन। हुँ, अच्छा, इसमें जो आपकी जो जॉब ट्रांसफर होती है, लेकिन आपकी जो 6 ईयर की क्लॉक है वो चल रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 6 ईयर के अंदर 5 H1 लिए, दैट्स ओके, लाइक 2 लिए थी, 2 तो कॉमन होते हैं आमतौर पे, अगर जॉब चेंज कर रहे हैं लोग तो लेते हैं। तो आपने जो 2 H1B लिए हैं, वो आपकी टोटल बेसिकली जो टाइम होगा, फॉर एग्जांपल पहले H1 पे आपने अगर 2 साल निकाल लिए हैं, तो अगला जो नेक्स्ट H1 होगा वो आपका सिर्फ 4 साल के लिए होगा। अच्छा, तो सही। जी, तो उस रीसेट वो नहीं होगा बेसिक वो, हाँ, वो क्लॉक रीसेट नहीं होगी, सही। नहीं, वो बेसिकली होता है कि आपने 2 साल के बाद जॉब चेंज की, वो आपको 2 प्लस 3 इयर्स का देंगे। उसके बाद जो जितना भी आपके डेज़ होंगे 6 साल में से, वो उसको हुँ, माइनस करके आपको वो देंगे। वो क्लॉक आपकी रीसेट नहीं होती। राइट। अ, जी, और आपका ये कि उसमें अगर आपका ग्रीन कार्ड फाइल हुआ है, तो आप उस H1B को आप आगे जो है एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिकली।
सो H1B में जो देयर आर फ्यू एडिशनल थिंग्स। तो इसमें एक चीज होती है आपके पास, बेसिकली उसको बोलते हैं प्रिवेलिंग वेज, यानी कि जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है। सो हुँ, हुँ, लॉट ऑफ कंपनीज जो हैं वो उसमें ये होता है, जब आपका लाइक व्हेन दे स्टार्टेड टू हायर, तो लाइक दे वर गेटिंग लाइक जो बेसिकली लोअर पेड वर्कर्स बाहर से जो है लेकर आ रहे थे। तो अब इसमें लाइक व्हाट प्रिवेलिंग वेजेस एक्चुअली वो वेटेड एवरेज होता है कि अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में आ रहे हैं, आप एज अ सीनियर डेवलपर आ रहे हैं, या आप एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट आ रहे हैं, या आप एज अ क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर आ रहे हैं। तो अब जो डेवऑप्स की जो मार्केट है, तो वो उसको उसको देखते हैं कि भाई जो 10 जॉब्स हैं वो उस पे किस पे बेंचमार्क हुई हुई हैं, डिफरेंट परसेंटाइल पे, 10th परसेंटाइल पे, 25th परसेंटाइल पे, 50th परसेंटाइल पे। और उसके हिसाब से कहते हैं कि बेसिकली ये आपकी जो है प्रिवेलिंग वेज है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज टू मेक श्योर के कि लोकल मार्केट आप खराब ये ना करें आप। बिल्कुल आपने जो बात एग्जैक्टली हाँ, वो ये उसका ये एग्जैक्टली यही उसका कॉन्टेक्स्ट है, और हो रहा था हाँ, ऐसा। क्योंकि हाँ, लोग उसमें कर ये रहे थे कि अगर बेसिकली एक लोकल जो इंजीनियर है वो आपको 150K पे आ रहा है, तो आप उसको बाहर से जो है लाइक 90K या 70K पे हायर कर रहे हैं, और हुँ। एक्चुअली उसको जो है वो आप कम पे कर रहे थे। तो उस चीज को खत्म करने के लिए जो है उन्होंने बट आई यहाँ थिंक पे जो स्टिल ये एक्सप्लॉइट हो रहा है क्योंकि मैंने लोगों को $60,000 पे भी जाते हुए देखा है H1 पे। जबकि वो टेक्निकल जॉब है और वो मतलब उसमें डेफिनिटली वो 100K प्लस की जॉब है लेकिन 60K पे भी लोग हायर हुए हैं। अच्छा, इसमें वाली होता बात ये है कि बेसिक जो कंपनी आपको अब इसमें हायरिंग का जो प्रोसेस होता है वो ये है कि जैसे जो कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, यूजुअली जो है अगर आप H1B की जैसे सिलिकॉन वैली में कॉस्ट देखें, तो एक इंजीनियर जो आता है H1B पे वो एनीवेयर बिटवीन 120K टू 150K जो है ज्वाइन करता है, राइट? अच्छा, राइट। अब इसमें आने के बाद अगर फर्ज करें कि वो मैरिड है और उसकी जो है लाइक एक या दो बच्चे हैं, अगर वो सिंगल है, तो आपको बेसिकली उसका जो हेल्थ प्लान लेना होगा। हेल्थ प्लान के लिए आप मजीद 10 to 15,000 डॉलर जो है उस पे ऑन टॉप ऐड कर दीजिए। अगर हुँ, फैमिली का जो हेल्थ प्लान होगा तो अराउंड आप $25,000 ऐड कर दीजिए। रिटायरमेंट प्लान जो है वो आपका उसमें ऐड हो जाता है, बाज़ औक़ात बोनसेस हैं। तो फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं आईबीएम का केस लेता हूँ, तो आईबीएम उसके लिए टर्म यूज़ करती थी एलएलआर, लोडेड लेबर रेट। लोडेड लेबर रेट ये होता है कि 50 लोग हैं, उनको उन्होंने एवरेज लिया और कहा फॉर एग्जांपल कि अगर आप यूएस में आदमी हायर कर रहे हैं, तो वो आदमी की जो एक कॉस्ट आती है लाइक इन इन यहाँ पे बे एरिया के अंदर वो हुँ, अराउंड 200K, राइट? हुँ, तो अगर आप उसमें अब आप अगर हायर कर रहे हैं 200K पे, तो आपको बेसिकली लॉट ऑफ टाइम जो है, जब आप जैसे हम हायर कर रहे हैं, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो पोजीशन है लाइक इज इट रियली रिक्वायर्ड लोकली, या ये काम फॉर एग्जांपल हम लोग चाइना में या फिर जो है अपना ईस्टर्न यूरोप में कहीं पे जो है, ईस्टर्न यूरोप में जो आपके एलएलआर रेट है, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल रोमानिया में काम कर रहा था, रोमानिया में जो है वो अराउंड maybe 10 years ago, like 60 to 70,000 डॉलर, तब ज्यादा होगा बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑल द इन्फ्लेशन। हुँ, 2004 में रोमानिया में जो है इट वाज लाइक एज लो एज लाइक $40,000, $50,000। इससे सिमिलरली अगर आप बैंगलोर में लेते हैं, अगर आपका जो एलएलआर होता है वो अराउंड मे बी 60-70 की है, या आपका या हैदराबाद इंडिया में जो है वो थोड़ा सा चीपर होता है। तो और अगर आप चाइना में ले रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल शंघाई में फिर ज्यादा है। सो आई हैड अ लैब इन वुशी, वहां पे वुशी के अंदर उस वक्त जो लोडेड लेबर रेट था वो हमारे पास 30-35K था। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस के पाकिस्तान में भी हम देखें तो जो है वो आपका यकीनन जो कॉस्ट है वो कम है। तो व्हाट द फ्रॉम द एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ये देखते हैं कि लाइक यू कैन गेट 1 पर्सन इन बेरिया, यू कैन गेट मे बी लाइक 3%। 1.5, या 1.5 in East Coast, हुँ, maybe अच्छा ओके। maybe 1.7 in Canada, like you can have 3 people in China. तो क्या हाँ, इसको यहाँ पर जो requisition को hire करने की क्या जरूरत है? So that हुँ। needs to be lot of time have needs to बट have दिस a इज़ फ्रॉम rationale. कंपनीज़ पर्सपेक्टिव राइट? दिस इज़ नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट के लिए तो आप अगर H1 फाइल कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो लेट्स से जस्टिफाई नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा गवर्नमेंट के लिए आपको जो देना पड़ता है बेसिकली आपकी एक एलसी एप्लीकेशन होती है, लेबर कंडीशनल एप्लीकेशन। उसके बाद हुँ, आपका वो जो I-129 पिटीशन फाइल करते हैं, फॉर्म I-129। हुँ, तो वो आप फाइल करते हैं, उसके अंदर आपको बेसिकली डिग्री देनी है, जॉब स्पेसिफिकेशन देनी है, लोकेशन देनी है, और बेसिकली आपको जो क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन है आपकी यूनिवर्सिटी की वो देनी है, और उसके बाद आपको उसका अप्रूवल मिल जाता है। अच्छा तो H1 पे रहते हाँ, ठीक है, कंटिन्यू करें प्लीज़। तो
सो दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन अब अच्छा, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पे होता है, मैं एक्चुअली वो वेयर आई वाज गोइंग टू, कि आपको लाइक अ लॉट ऑफ टाइम जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यू नीड टू हुँ, अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गाय हु इज हायरिंग। कि हुँ, बेसिकली अगर आप सेल्स में कुछ चीज बेचने जा रहे हैं, तो यू नीड टू लुक एट द यूज केस, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग कस्टमर के जो ये पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुँ, जो कंपनी का माइंडसेट होता है उसमें वो ये होता है कि हम एक बाहर से अगर रिसोर्स लेकर आ रहे हैं, तो लाइक देयर इज स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट दे वांट टू सॉल्व। और यूजुअली जो है, अगर वो आपको डायरेक्ट हायर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कंपनी फॉर एग्जांपल सिस्को है, अगर वो डायरेक्ट हायर करती है, मे बी इट्स लाइक लेस देन 5% बेसिकली जिसको डायरेक्ट ऑफर देती है। आई नो पीपल इनको डायरेक्ट दिए। लॉट ऑफ टाइम वो करते ही हैं कि उनके अप्रूव वेंडर्स होते हैं। सो अप्रूव वेंडर्स हैं, जैसे आपका विप्रो है, इन्फोसिस है, इस तरह से कुछ पाकिस्तानी कंपनीज थी। तो वो उनके थ्रू जो है लेकर आते हैं। तो मैं, हुँ, आपका जो क्वेश्चन था कि वो 60 के बाजू का क्यों है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। सही अ, है, बिल्कुल। तो होता ये है कि बेसिकली जो ये अप्रूव वेंडर्स हैं, जब आप इनके थ्रू लेकर आते हैं, ये कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं। और हुँ, बाज़ औक़ात ये 2 टियर की भी हो जाती हैं कि एक आपका प्राइमरी कंसल्टेंट हो, उसके पीछे बैक एंड पे एक और कंसल्टेंट होगा जिसके सही, थ्रू और वो उसने जो है H-1B वीज़ा जो है वो आपका इश्यू किया। तो ठीक है। होता ये है कि वो बाज़ औक़ात आपको लाइक ऑफर दे रहे हैं, लाइक यू नो आप 100 प्लस के की। और फॉर सम रीजन लाइक अगर वो आपको कम पे कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये लीगल है। तो हुँ, बेसिकली जो आपको बेसिकली ऑफर लिखी हुई है, वही जो है आपको पे करनी है। दूसरा इशू ये आता है कि जो H-1B है, बहुत सी कंपनीज पहले क्या करती थी कि वो बेंच पे डाल देती। बेंच इज लाइक कि आपके पास अगर काम नहीं है या असाइनमेंट नहीं है, राइट, तो आई हैव हर्ड दिस टर्म, आप यस, यस, तो बेंच पे ये होता है कि आपका पेरोल चलना जो है, वो पेरोल उनको जो है रन करना एक्सपेंसिव पड़ेगा। वो लीगल ऑब्लिगेशन। वो हुँ, एक्सपेंसिव तो है, मगर वो लीगल ऑब्लिगेशन है। सही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप H-1B पे आके आप जब अपने एनुअल टैक्सेस फाइल कर रहे हैं, और एनुअल टैक्सेस के अंदर आपकी वो इनकम नहीं आ रही बैंक के अंदर, तो वो हुँ, एक इश्यू जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो सो दैट्स द जिस्ट ऑफ इट बेसिकली के सही है। सही है। तो अच्छा एक चीज़ मुझे बताएँ कि H1 2 चीज़ें इनफैक्ट मेरी तरफ से कि H1 जो है आजकल कंपेयर टू लेट्स से 10 साल पहले आसान है और ये तो एक चीज़ हो गई और दूसरी ये कि नेशनैलिटी बेस्ड भी होता है, मैंने सुना है कोटा नेशनैलिटी बेस्ड भी होता है। ये दूसरी चीज़ और इसके सब्सीक्वेंटली एक और क्वेश्चन होगा लेकिन पहले मुझे इनका बताएँ ज़रा कि आजकल कितना आसान है, कितना मुश्किल है और नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा, इसमें देखिए ये होता है कि जो जो H-1 कोटा है, वो 65,000 का जो वीज़ाज़ का है, वो नेशनैलिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक वो है, बेसिकली सही। फ्लैट कोटा है। अच्छा, अब होता ये है उसमें कि और ये पिछले कुछ सालों से होना शुरू हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर H-1 ओपन हुआ है, तो आज के दिन ही 1 लाख एप्लीकेशंस आ गई, फर्स्ट डे ठीक पे, है, सही है। ठीक है? अब हुँ, 65,000 है, आपके पास 1 लाख एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो अब आप उसमें से कौन-सी जो 65,000 पिक करेंगे, तो उसके लिए जो है, वो एक H-1B लॉटरी की टर्म यूज़ होती हाँ, है। ओके, तो ओके। अब लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका H-1B लॉटरी में निकल रहा है। वो हुँ, ये होता है कि बेसिकली वो ड्रॉ कि है। आपको एग्ज़ैक्टली वो ड्रॉ है कि आपके जो 65,000 स्लॉट्स हैं, वो स्लॉट पे ड्रॉ है, तो उसका यूजुअली जो है मैंने जो देखा है वो 50% चांस होता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है किसी का इस साल नहीं आया तो अगले साल आ जाता है। तो अच्छा, तो हज पहली एप्लीकेशन हो गई जैसे पाकिस्तान से होती है। अच्छा, सही। जी, तो इसमें ये एक जो है ये तो पहली उसमें जो है दूसरी जो आप बोल रहे थे जो नेशनैलिटी बेस है वो ग्रीन कार्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, वो तो होता इंडिया है, बिल्कुल। अब हाँ, जैसे इंडिया के केस में जो ये होता है कि वहाँ से जो बेसिकली कैंडिडेट ज़्यादा हैं, हुँ, तो आपका जो ग्रीन कार्ड पे जो है मतलब इट टेक्स देम अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल, 12 साल, 15 साल भी लग जाते हैं आपका हुँ, जो आने में। क्योंकि अच्छा ग्रीन कार्ड में होता ये है बेसिकली कि आपका H-1 हो जाता है। ग्रीन कार्ड के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला जो है हुँ, लेबर सर्टिफिकेशन होता है, दूसरा I-140 कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और तो आपका जो पहला स्टेज होता है कि लेबर सर्टिफिकेशन जो है वो हो जाता है। I-140 यानी कि आपकी क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन और अप्रूवल भी आ जाता है। थर्ड स्टेप जो होता है आपका जो बेसिकली ग्रीन कार्ड्स की लास्ट स्टेज होती है जिसको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कहते हैं। वो बेसिकली उसको वो चलती है प्रायोरिटी डेट के ऊपर। प्रायोरिटी डेट ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2023 में अप्लाई कर रहा हूँ, आज जैसे मार्च है और तो अगर प्रायोरिटी डेट चल रही है कि मिसाल के तौर पे वो कहें कि भई ये जो है जून 2022 की है। तो यानी कि मुझे 6 महीने वेट करना पड़ेगा, 6 महीने या उससे ज़्यादा कि जब तक वो डेट जो है 2023 करंट यस। होके हाँ, वो करंट नहीं आ जाती। हाँ, जो इंडिया की बेसिकली क्योंकि वहाँ से कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो उनकी जो अच्छा इसमें जब ग्रीन कार्ड की बात आती है, तो ग्रीन कार्ड पे कोटा है कि इतने लोग जो हैं वो एडजस्ट करेंगे।
तो हुँ, उसमें होता है कि जब ग्रीन कार्ड के लास्ट स्टेज पे आते हैं, तो वहां पे आके लोगों को जो है बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, डिले होता बिकॉज है। ऑफ उनकी जो है सेम चीज चाइना में भी जो है उनको बहुत डिले होता है। क्योंकि हम लोगों का शायद पाकिस्तान से वॉल्यूम कम है तो लोगों का, तो इस वजह से हम लोगों की जो प्रायोरिटी डेट है वो मतलब उस पे जो है इतनी लंबी क्यों नहीं होती। तो हुँ, तो फॉर एग्जांपल लाइक मैंने जितने मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन है उनको लाइक उनका उनका रीजनेबल टाइम के अंदर आप कह लीजिए कि एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 years या 2 to 5 years जो है वो आपका अप्रूव होके आ जाता है। सही है। अच्छा इ इनफैक्ट मैं कल ही ऑफ़िस में मेरा एक फ्रेंड है कोलीग इजिप्शियन तो मुझे उसने बताया कि उसका लॉटरी उसका नहीं उसकी सिस्टर का लॉटरी में वो नहीं डीबी लॉटरी होती है ना उसमें आ गया था। तो मैंने कहा यार ये तो हमने बहुत अरसा हो गया सुने हुए पाकिस्तान इंडिया के तो ये खत्म ही हो गया था। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त गया था 2000 के अंदर। मुझे लगता है 2000-2001 के बाद से वो पाकिस्तान का नाम निकल गया था, पाकिस्तान इंडिया का नाम निकल गया था डीबी लॉटरी के अंदर से। तो वो एक तरह की ये लॉटरी लग रही है मुझको अगेन ग्रीन कार्ड और बाय द वे मुझे अपनी पर्सनल स्टोरी भी पता है 2018 में यस 18 में 17-18 में जब कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए मैं ट्राई कर रहा था बल्कि मैंने उस पे वीडियो भी बनाई थी। उस टाइम पे ट्रम्प था यूएस में और उसने वो जो उसकी जो प्रो इमिग्रेंट पॉलिसीज़ को रिवर्स करना शुरू किया था, तो उस टाइम पर सारे इंडियंस जो हैं वो सारे कनाडा भागना शुरू हो गए थे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भागना शुरू हो गए थे क्योंकि वो उनका टाइम एक तो ये कि वो अब अगला क्वेश्चन भी मेरा यही है आपसे कि वो H1 इतना रिस्की हो जाता है एट टाइम्स स्पेशली फॉर इंडियंस कि जो है वो भागना शुरू हो गए थे और उसकी वजह से वो जो थ्रेशोल्ड था वहां पर इमिग्रेशन का वो बढ़ना शुरू हो गया था कनाडा में और वो जो कट ऑफ था उनका 414 के करीब सीआरएस का वो पहुंच गया था 470 के बाद उसके बाद तो खैर कोविड आ गया था लेकिन 470 480 तक पहुंच गया था तो वो एक अलग से मसला है। तो मुझे ये बताएँ कुछ लोगों को मैंने कहते हुए भी सुना और मुझे लॉजिकल भी लगता है कभी-कभी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं किसी भी कंट्री में, नॉट टॉकिंग अबाउट लेट्स से अनसेटल्ड कंट्रीज़ लेकिन लेट्स से कोई बंदा यूएई में सेटल्ड है और लेट्स से वो इंडियन है और मैंने इंडियंस को खास तौर पे जो है ना इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए देखा है कि वो एच-1 पे नहीं जाते और वो उनका प्रेफ़रेंस होती है कि लेट्स से किसी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पर इमिग्रेशन डायरेक्ट मिल जाए क्योंकि एच-1 पे जाने का मतलब ये है कि इट इज़ एज़ गुड और एज़ बैड एज़ यूएई की रेज़िडेंसी। क्योंकि उसके अंदर आपको कब उसके आप टाइम भी गुज़ार लेंगे, 6 साल भी गुज़ार लेंगे, उसके बाद आप लाइन में भी लग जाएँगे, लेकिन वो पता चलता है कि 10 साल बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। तो वो हाउ हाउ ट्रू इज़ दैट और लोगों को कितना डरना चाहिए इस चीज़ से? अगर वो वेल सेटल्ड है, अगर किसी के पास नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन है, वो तो ऑफ कोर्स चला जाएगा। जी, इसमें देखिए वेरी होता ये है कि दो चीज़ें जो और रही हैं ना, जो यूएस में जो वो होते हैं बेसिकली आपका यूएस के अंदर जो है हर 10 साल में एक दफ़ा रिसेशन आता है, राइट? हुँ, तो हम लोग जो है जैसे मैंने पर्सनली जो मैं आया था यहाँ पे, तो पहला रिसेशन जो था वो 9/11 के बाद था, आपका जो आया था जो कि इट वाज़ प्रीटी बैड हुँ, डॉट कॉम बस्ट बस्ट जो था। सेकंड जो रिसेशन था वो आपका 2008 में आया था। राइट। तो अगर आप H1B वीज़ा के ऊपर हैं, तो आपके पास होता ये है कि आपके पास 2 महीने का टाइम है कि आपको बेसिकली अगर आप अपनी जॉब से ले ऑफ हो जाते हैं। अच्छा यूएस के अंदर ये होता है आपका कि अनलाइक यूरोप, यहाँ पे बेसिकली आप अपनी जॉब से कभी भी जा सकते हैं और हुँ, कोई भी आपको आपकी जॉब से कभी भी निकाल सकता है। अब बिल्कुल। H1 पे है नहीं है। अभी आप हुँ, देख ही रहे हैं बेसिकली जो है एक के बाद टेक एक ले-ऑफ्स जो हो रहे हैं अभी इस वक़्त, जो अभी अगर टेक लॉस देखें, अभी कल जो है अमेज़न ने अमेज़न ने 9000 के दोबारा करीब किया है। बिल्कुल, दोबारा बिल्कुल। सेकंड सेकंड राउंड था, उसमें तो ये बहुत से H1B वर्कर्स हैं। अब उनके पास जो है अगर आप आज ही की सिचुएशन लें, तो अभी इसमें हुँ, बेसिकली हम लोग काइंड ऑफ लाइक यू नो देयर इज़ अ व्यू कि हम लोग ऑलरेडी रिसेशन में हैं या रिसेशन के करीब हैं। वर्ष पर है। लेकिन हुँ, लेकिन लेकिन डेफिनिटली जो है इस वक़्त जो है बेसिकली इकोनॉमी जो है वो इस वक़्त डाउनफॉल में। तो अगर आप अभी का इस वक़्त लेटेस्ट व्यू देखते हैं, तो जो लोग अगर H1B पे अगर ले ऑफ होते हैं खुदा ना ख़ास्ता, तो उनके पास जो है वो 2 महीने की विंडो होती है। और ये एंग्जायटी जो है वो बैक ऑफ द माइंड डेफिनेटली होती है लोगों के जो है कि ये इशू है। अच्छा मैं इसमें आ रहा हूँ कि इसको जो है इसको रिज़ॉल्व कैसे करते हैं। तो अब सो एक चीज़ ये होती है कि अगर आप H1 पे हैं राइट और आप अच्छा कुछ लोगों ने ये भी किया हुआ है कि जो बैकअप पे लाइक यहाँ पे कैनेडियन इमिग्रेशन लोग अप्लाई करते हैं एज़ अ प्लान बी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जॉब चली जाती है तो एटलीस्ट यू नो यू हैव अ प्लान बी कि कहाँ पे आप दोबारा आप कनाडा में जाएँगे, 1 साल 2 साल गुज़ारेंगे या फिर वहाँ पे सेटल हो जाएँगे या वापस आ जाएँगे। तो कुछ हुँ, लोग ये करते हैं। दूसरा जो इसमें ये होता है कि जो एक अच्छी चीज़ होती है ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में, अच्छा ग्रीन कार्ड में ये होता है कि मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेज में जो है वो बेसिकली क्यू होती है। लेकिन हुँ, सेकंड स्टेज के अप्रूवल के बाद ये होता है कि वो आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, बेसिकली आप ले सकते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड। अच्छा। अब उन्होंने ईएडी तो ईएडी अगर आपके पास है, तो ईएडी के ऊपर जो है वो बेसिकली आप कह लीजिए कि प्री ग्रीन कार्ड की तरह जो है काम करता है और आप जो है
उस पे जॉब चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लास्ट स्टेज पे हैं, आपके ग्रीन कार्ड का टाइम खत्म हो गया है। बेस्ट ये होता है कि देखिए आप अगर ग्रीन कार्ड जब तक आपका जो है एडजस्ट नहीं हो, आप हुँ, कंपनी चेंज ना करें। ये बेसिकली बेस्ट है क्योंकि उसमें और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि आपका रोल चेंज हो गया है या आप किस जॉब पे जा रहे हैं या आपका सेम रोल नहीं रहा कि जिस पे आपका I-140 सेकंड स्टेज अप्रूव हुई थी। हुँ, सो जो प्रेफर्ड इसमें जो रिकमेंडेशन है अटॉर्नीज की वो यही होती है कि आप सेम जो है उस पे रहें, जॉब जॉब ज जो है जॉब पे काम करते रहें, सेम कंपनी में रहें। लेकिन इफ इफ पुश कम्स टू शव जैसे ये सिचुएशन आती है, अच्छा तो आपने अगर कंपनी ने आपको ले ऑफ कर दिया है, तो अगर आपका ईएडी है, जो कि बहुत से लोगों के पास होता है, बहुत से लोगों के पास होता है क्योंकि वो थर्ड स्टेज पे ग्रीन कार्ड पे आप ईएडी होता है तो वो जॉब चेंज कर सकते हैं। हुँ, और ईएडी पे वो काम करते रहते हैं कि जब तक जो है वो आपका लेकिन वो ईएडी जो है वो 1 साल के लिए जो है सिर्फ़ मिलता है। अब उसमें एक इश्यू ये आता है कि वो ईएडी का रिन्यूअल जो है आजकल उसमें बैकलॉग होती है। तो उनको वो ईएडी जो है मल्टीपल टाइम्स रिन्यू करना पड़ता है। ये जो है उनका उसका प्लान भी होता है। और और बहुत से केसेज़ में एक और कॉम्प्लेक्सिटी ये आती है कि जब आप H1 पे होते हैं अच्छा H1 में इंटरेस्टिंगली H1 और ईबी जो होता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड ये पैरेलल में चलते हैं। अच्छा जब आपका ईबी का प्रोसेस चल रहा होता है तो आप अच्छा H1 पे ये होता है कि H1 बेसिकली द वे इट वर्क्स इज़ कि आपका पहले आपका एक पिटीशन अप्रूव होता है फॉर I-129 पिटीशन जो बेसिकली यहाँ पे यानी कि आपको वो H1 ग्रांट कर रहे हैं, उसको जाके आप एम्बेसी से जो है कॉन्सुलेट से स्टैम्प कर लेते हैं। वो वीज़ा स्टिकर देते हैं आपको। तो अब जब आपको वीज़ा स्टिकर जो है आपके पास आ जाता है, वो वीज़ा स्टिकर यूजुअली 3 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा, अब आप यूएस में आ गए, आप जॉब कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपका वो H1B जो है, वो खत्म हो जाता है 3 साल के बाद। यहाँ से वो जो आपने मुझसे ट्रैवल की बात पूछी थी, यहाँ पे वो मसले स्टार्ट होते हैं। हुँ, तो हुँ, पहला इश्यू जो लोगों को होता है, वो ये होता है कि जैसे आपका जब H1B 3 साल के बाद खत्म हो जाता है, तो आप जब H1B का रिन्यू करते हैं, तो आपको वो एक नया फॉर्म I-129 जो है, वो अप्रूव होके आ जाता है और उसके अंदर आपको वो पहले ही होता था कि उसमें एक I-94 कार्ड होता है, यानी कि आपकी वो जो डेट है, वो एक्सटेंड कर देते थे, यानी कि आप 6 साल के लिए आपका 3 से 6 साल हो गया। लेकिन वो ये होता है कि आप यूएस में रह सकते हैं, अगर आप ट्रैवल करें, तो आपको वो जो स्टैम्प है, वो दोबारा लगवा अच्छा, अब इसमें जो है बड़े हर वक़्त पे जो है अलग तरह के इश्यूज़ रहे हैं। जैसे मैं हुँ। आज का बताऊँ, जैसे मेरा आप यही आज पे क्वेश्चन अगर था कि ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये रेलेवेंट टू द टाइम भी हो सकती है ना? कि कुछ चीज़ें चेंज होती रहेंगी, अब पहले भी कुछ डिफरेंट था इसके अंदर। जी, 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 बहुत इसमें बहुत सारी जो हैं वेरिएशंस अब मिसाल अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस के अंदर ये होता है H1B की जो वीज़ा स्टैम्प है, वो यूएस में नहीं मिलती। आपको यहाँ पे कहीं पे भी आप वीज़ा स्टैम्प जो है वो नहीं लगवा सकते। तो आपको पहले लोग ये करते थे जब मैं 2000 में था, 2001 में तो ये लोग हम लोग जाके जैसे कनाडा आप गए और उसपे बॉर्डर पोस्ट पे जाके आपने वहाँ पे लगवा ली या मेक्सिको के आपने बॉर्डर पे वीज़ा रिन्यू किया, बाद में उन्होंने वो खत्म कर दिया। उन्होंने कहा होम कंट्री जाए। अच्छा। अब ये होता है कि अगर आप होम कंट्री जाके स्टेम कराएँगे तो वहाँ पे आपको अच्छा वहाँ पे एक इश्यू ये आ जाता है, वो आता है बैकग्राउंड चेक। अगर आप पाकिस्तान से जो है, जो लोग री-स्टैम्प कराने जाते हैं, अगर जॉब पर हैं, तो हुँ। बहुत दफ़ा ये होता है कि उनके पास जो है, वो बैकग्राउंड चेक में 6 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग ओह! जाते हैं। अब आप अगर जॉब पर हैं और आप हाँ। बोले कि मैं 6 महीने के लिए जो है आ नहीं सकता। अभी अभी आज हुँ, तो रिमोट वर्क अब रिमो कुछ कंपनीज़ जो है बेसिकली रिमोट वर्क अलाउ कर रही हैं। यू यू यो आम तौर पे आईटी कंपनीज़ लिबरल हैं। लेकिन हुँ, उसकी होता ये है ना कि आप 6 महीने, 8 महीने वहाँ पे रह रहे हैं, इट डज़न्ट पुट यू इन अ वेरी गुड स्पॉट। तो हुँ, हुँ, ये वो हेजिटेशन है कि जिसकी वजह से लोग स्टैम्पिंग से जो है कतराते हैं बेसिकली। होता ये है कि वो कहते हैं कि अब अगर 3 साल खत्म हो गए, बेहतर है हुँ, कि जो है हम ग्रीन कार्ड ले लें फिर जाएँ। तो हुँ। उसके लिए जो एक अल्टरनेट होता है उसको जब आपका ग्रीन कार्ड चल रहा होता है, आपका जब सेकंड स्टेज अप्रूव हो जाता है तो आप और थर्ड स्टेज जब आपकी स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं एडवांस पैरोल। तो अच्छा। एडवांस पैरोल बेसिकली ये होता है कि वो आपको जैसे आपका पैरोल तो खैर वो लफ्ज़ हमने अपने कैदियों के लिए भी सुना होगा कैदी पेरोल कि हाँ। तो वो बेसिकली होता है कि जब तक आपका ग्रीन कार्ड जो है वो एडजस्ट नहीं हो जाता, तो हुँ, आप उस पे ट्रैवल कीजिए और आपको वो एडवांस पैरोल एपी के ऊपर जो है वो आपको एंटर कर लेते हैं। कि यानी कि आपकी बेसिकली टेम्परेरी आप उन्होंने उन्होंने एंट्री दे दी है जब तक कि आपका ग्रीन कार्ड का फैसला नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें इसमें जब जो एक इश्यू आता है एपी के अंदर जिस जिस दिन आपने एपी को यूज़ कर लिया उस दिन आपका एच-1 इनवैलिडेट हो जाता है। ये इसमें अच्छा। जो है एक और फाइन लाइन होती है। तो इवन दो कि अगर आपको इमरजेंसी में ट्रैवल करना है एपी में, तो आप तभी कीजिए कि या आपका जो है वो एच-1 एक्सपायर हो गया हो या मतलब आपको वाक़ई ज़रूरत हो। क्योंकि जहाँ पे आपने ईएडी जो आपका जो वर्क परमिट होता है या ए एपी को आपने टच किया तो अब आपका एच-1 जो है वो इनवैलिडेट हो जाता है। और अब आप जो है बेसिकली यू आर इन द ला ला लैंड राइट? सो अब आपका जब तक फैसला नहीं आ रहा, तो अब हुँ, आप काइंड ऑफ अटके हुए हैं।
तो सही। ये उसकी बेसिकली ये उसकी अल्टरनेट्स हैं कि जिसपे लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत कॉमन यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे जो जिन लोगों के जो ग्रीन कार्ड 10 साल से चल रहे हैं, तो एपीओ वो तो बेसिकली दे आर लिविंग ऑन एपी एंड ईएडीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हुँ। लेकिन होता ये है कि डे टू डे लाइफ में उसमें जो है एक अनसर्टेनिटी होती है, एंग्ज़ायटी जो है वो ऐड होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट देखी थी, वो मेरा एक फ्रेंड है तो उसने लाइक किया था, तो उसको तो मैं मेरे मेरे पास सीरीज़ ऑफ उस तरह की कुछ लिंक्डइन पोस्ट आई जिसके अंदर लोग अमेज़न से जो ले ऑफ हुए थे 3 महीने पहले के जो राउंड था उसमें जो ले ऑफ हुआ था एक बंदा, इनफैक्ट 2-3 बंदे, उनमें से एक बंदा मैंने देखा उसका जो प्रोफ़ाइल थी, उसके अंदर वो मेटा में भी काम कर चुका है, वो अमेज़न में भी काम कर चुका है, वो और अच्छी पोज़ीशंस पर था, प्रोडक्ट मैनेजर था वो, अमेज़न के अंदर लास्ट उसकी जो थी और उसके बाद वो 3 महीने गुज़र गए थे, उसको जॉब नहीं मिली थी। तो वो तो चले मेरे ख़्याल से यूएस सिटिज़न था, लेकिन अगर कोई इस तरह का बंदा होता जो और वो प्लीड कर रहा था कि मुझको जॉब चाहिए, ऐसा नहीं था कि वो ठंड मचा के बैठा हुआ था, उसको चाहिए थी जॉब एंड ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड वर्क। अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत खतरनाक है किसी भी एच-1 होल्डर के लिए। ये बिल्कुल रियल है वली ये थ्रेड जो है एग्ज़िस्ट करता है और इट्स प्रीटी रियल। अभी देखिए दूसरा इश्यू ये है कि आप यूएस अब इस वक़्त मार्केट जो है आपकी फ्लडेड है, राइट? सो रिसेशंस में जैसे मैंने देखा अभी इस वक़्त जो करंट सिचुएशन है आपकी, तो यहाँ पे जो है इस वक़्त तकरीबन हर तमाम कंपनीज़ में जो है 10 टू 20% ले ऑफ कर रही हैं। हुँ, और रिसेशन में होता है कि यूजुअली जो आपकी बी टू बी यानी बिज़नेस टू बिज़नेस स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाती है, राइट? तो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स ऑर्डर जो है बैकलॉग पे चले जाते हैं। तो उस वक़्त लॉट ऑफ कंपनीज़ जो उनकी प्रोडक्ट लाइन्स हैं जो कि लाइक व्हिच आर नॉट मेकिंग मनी, तो उसको लाइक सम टाइम बंद कर देते हैं। और एक और जो चीज़ है जैसे बे एरिया में ये है कि यहाँ पे मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं। बेसिकली दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स, राइट? तो हुँ, जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इफ यू आर अ टेलीकॉम कंपनी या अगर आप लाइक आप यूटिलिटी कंपनी है, तो आपके पास जो बेसिकली आपके सब्सक्राइबर तो कहीं जा नहीं रहे, राइट? तो बिजली तो जो है स्टिल लोग यूज़ करते हैं। यूज़ लेकिन करनी प्रोडक्ट है। बेस्ड एग्ज़ैक्टली हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड हुँ, कंपनीज़ में ये होता है कि अगर आपको दे टेक अ हार्ड लुक एट कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि पैसे नहीं बना रहे या यहाँ पे जो है आपको अपनी पीएनएल को इम्प्रूव करना है। हुँ, और बहुत से केसेस में लाइक मेरा ओपिनियन ये है कि उसमें भेड़-चाल भी होती है कि बेसिकली बोर्ड आपको प्रेस कर रहा है कि भाई बेसिकली आपको अपना वो इम्प्रूव करना है। बिकॉज़ यू आर डूइंग इट बिकॉज़ योर नेबर इज़ डूइंग इट, राइट? तो बेसिकली जब हायरिंग में भी ऐसा ही हो रहा था। तो अब वो वाला उस वजह से जो है रिडक्शंस हुई हैं और मार्केट जो है फ्लडेड है आपकी। तो अगर आपको H-1B पे आता है और आप उसके पास 2 महीने की विंडो है तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल। ये रियलिटी है। राइट। और उसमें ये होता है कि जैसे मैं पर्सनली जानता हूँ 2000 के रिसेशन में बहुत से लोगों को जाना पड़ा था। 2008 के रिसेशन में बहुत से लोगों को जाना पड़ा था। क्योंकि 2008 का रिसेशन 3 साल चला है, वो तो बहुत लंबा था। तो हुँ, उसमें आपकी अभी ये उतना बुरा नहीं है मेरे ख़्याल से जो है जितना 2008 का था, दैट वाज़ मच वर्स। अ, हुँ, तो तो सही। इसमें ये है कि अगर आप टेम्परेरी बेसिकली इस पे वीज़ा पे हैं तो जो है वो दैट रिमेन्स एन इश्यू। अब इसमें इस वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन होती है उसको वेइ इन करते हैं ऑन टॉप बेसिकली H-1B के ऊपर। समटाइम्स पीपल लाइक माइग्रेट टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस रीज़न। जी। अच्छा, चलें खुर्रम भाई ये तो H-1 हो गया जो कि नॉर्मली लोगों का जो एस्पिरेशन होती है वो H-1 ही होती है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जाते हुए देखा है जो इंटरनल मूव करते हैं किसी कंपनी के थ्रू लेट्स से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी है और वो उसके थ्रू मूव करते हैं, तो वो उसके उसका क्या रूट होता है वो भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें आफ्टर लेट्स से H-1 जो कि पॉपुलर था लेकिन एक और ऑप्शन लोगों को नहीं पता होता शायद, तो वो भी एक एक्सप्लोर करें अगर? जी, जी, मैं आपको डेफ़िनेटली L1 वीज़ा होता है बेसिकली ये। अच्छा L1 में जो है L1 के जो हैं बेनिफिट्स भी हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट दोनों भी हैं। अब मैं L1 वीज़ा बेसिकली ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉयी जो है, वो एक कंपनी की इंटरनेशनल एंटिटी में काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक एम्प्लॉयी माइक्रोसॉफ्ट दुबई में काम कर रहा है 1 साल तक या सिस्को दुबई में काम कर रहा है या ओरेकल दुबई में काम कर रहा है और उसको अपॉर्च्युनिटी मिलती है यूएस में, तो वो इंटर कंपनी ट्रांसफर जो है कर सकता है। उसके लिए जो है वो L1 वीज़ा जो है उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा L1 वीज़ा की जो बेसिकली एडवांटेज होता है, उसपे आपका ये अक्टूबर वाला रूल नहीं लगता। अच्छा, तो वो कभी भी मिल सकता है और कोई कोटा नहीं जी। होता। हाँ, एग्ज़ैक्टली उसका उसका आई थिंक कोटा है मुझे एग्ज़ैक्टली उसके नंबर्स याद नहीं है, लेकिन इन जनरल मैंने ये देखा है कि L1 पे ये इश्यू कभी भी नहीं होता। अगर ठीक आप है। L1 पे एम्प्लॉयी को मूव कर रहे हो, तो लाइक यू कैन मूव देम प्रीटी ईज़िली। अच्छा L1 में भी जो है ना 2 कैटेगरीज़ होती हैं, L1 ए कहलाता है और L1 बी कहलाता है। अच्छा। L1 ए ये होता है कि अगर L1 ए में अगर आप कोई इंडिविजुअल है जो कि एज़ अ टेक लीड है, मैनेजर है या डायरेक्टर काम कर रहा है और उसको आप यूएस में एज़ अ मैनेजर लेकर आ रहे हैं या आप किसी हुँ, लीडरशिप पोज़ीशन पे लेकर आ रहे हैं,
या हुँ, फेलो बाज़ औक़ात होते हैं, तो अगर कोई फेलो है या आपका डिस्टिंग्विश इंजीनियर है, तो उस केस के अंदर वो आपका जो ग्रीन कार्ड का जो पहला प्रोसेस होता है, वो उसके लिए वेव हो जाता है। तो बेसिकली आपका जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है, वो एक्सपेडाइटेड होता है और ये उसकी जो है एडवांटेज होती है, आपके ऊपर ये अक्टूबर वाला रूल अप्लाई नहीं होता। आप उसमें जो है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं हुँ, और और उसके अंदर ये है कि और मेरे ख़्याल से मुझे L1 की जो जो ल वो आपके पास जो है वो ईज़िली आपको 6 साल के लिए जो है आप उसपे रह सकते हैं, वो इश्यू नहीं है। तो ग्रीन कार्ड में जो है आपको एडवांटेज होती है। L1B जो है एज़ अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर अगर वो काम कर रहा है और उसको आप मूव कर रहे हैं, तो वो L1B की जो है क्लासिफिकेशन में आता है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दूँगा कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये होता है यूएस के अंदर H1 पे क्या होता है अब जो L1 की डिसएडवांटेज ये होती है कि आप अगर L1 पे आए हैं यूएस में, आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। जॉब चेंज नहीं कर क्योंकि सकते। बेसिकली उसमें हाँ, आपको एक कंपनी ने एक्चुअली चेंज कर सकते हैं आपको H1 को नया H1 को जो है फाइल करना पड़ेगा। अक्टूबर के अंदर जो है वो उसका अप्रूवल आएगा, वही विंडो आप पे पूरा अप्लाई होगी। प्रोसेस वही फिर आप होगा। दोबारा से एग्ज़ैक्टली हाँ, तो हाँ। आपको फ्रॉम स्क्रैच जो है जो H1 का प्रोसेस है वही फॉलो करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, और उसके थ्रू गुज़रना पड़ेगा और आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो होता ये है कि वो जो आपका अब आप वर्सेज़ अगर कोई H1B पे एम्प्लॉयी है, अगर वो जाके इंटरव्यू देता है तो उसका ट्रांसफ़र आसान होता है। तो कंपनियाँ जो हैं वो L1 वालों को जो है लेने में हेसिटेट करती हैं कि बेसिकली ये जो है हमें लाइक पूरा ट्रांसफ़र प्रोसेस प्रोसेस हाँ, अ, ट्रांसफर क प्रोसेस में। क कम्बरसम होगा। हाँ, अच्छा, अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक एम्प्लॉयी को एक कंपनी मूव कर रही है, कंपनी एबीसी जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम लेट्स से दुबई टू टू यूएस हुँ, या आपका जैसे तो उस केस के अंदर मैंने ये देखा है बाज़ औक़ात कंपनी की प्रेफ़रेंस जो है L1 होती है, H1 आप H1 भी कर सकते हैं, आप L1 हुँ, भी कर सकते हैं, पैसे भी तकरीबन मोर और लेस सेम ही होते हैं उसके। हुँ, लेकिन होता ये है कि बाज़ औक़ात कंपनीज़ का पर्सपेक्टिव ये होता है बिहाइंड द सीन कि वो कहते हैं कि हुँ। एम्प्लॉयी जॉब लॉक्ड होगा। वो जी, लाएँगे बिल्कुल, उसको बिल्कुल। तो तो ज़्यादा लाइक आँखें नहीं दिखाएगा। जी हाँ, तो अब हुँ, ये बेसिकली लाइक यू नो दे थिंक दैट वे बेसिकली अब उसमें तो वो जो कंपनीज़ की बाज़ का जो है प्रेफ़रेंस उस पे L1 होती है और कि वो आ भी जाएगा, रूल भी नहीं लगेगा और लाइक अच्छा, जो है मैं वो इसमें दोनों पर्सपेक्टिव हैं इसमें। एक एक तो ये कि मैंने जितने एल-1s को जाते हुए देखा है, ज़्यादातर के जो ग्रीन कार्ड्स हैं, वो जल्दी प्रोसेस हुए हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इंडियंस के ग्रीन कार्ड मैं उसी टाइम ड्यूरेशन की 2013 में काफ़ी लोग गए थे नोकिया में मैं जानता हूँ नोकिया से गए थे यूएस। तो जितने मैं जिन इंडियंस को जानता हूँ, वो बहुत अरसे बाद उनको ग्रीन कार्ड हुआ था, जबकि पाकिस्तानियों को 2-3 साल के अंदर ही उनका ग्रीन कार्ड हो गया था। तो ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ और अभी भी प्रोबब्ली ऐसे ही होगा। तो ये थोड़ा-सा है कि एल-1 में फ़ायदा भी होता है एम्प्लॉयी पर्सपेक्टिव से थोड़ा-सा एश्योरेंस जॉब एश्योरेंस होती है, थोड़ा आपको एक कम्फर्ट लेवल भी होता है आपका एक सेम कंपनी के अंदर। ठीक है, आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ग्रीन कार्ड जल्दी फाइल हो जाएगा, तो आप उसमें अगर अच्छी कंपनी है, तो ज जल्दी ग्रीन कार्ड फाइल हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो इंडियंस वाला जो चक्कर है, जिसके अंदर वो कोटा वाला चक्कर है और आपकी क्यू है, वो उसमें भी एल-1 के अंदर भी आती है मेरे ख्याल से। जी, जी, वो असल में 485 प्रोसेस ना वली सबका सेम होता है। होता है कि जब सबका सेम होता है। हाँ, आप L1 से आए, H1 से आए या इवन आप F1 से आए जिसकी हम बात करेंगे, F1 से आके आप दोबारा H1 ही आपको लेना पड़ता है बेसिकली। राइट। तो जब जब आखिरी प्रोसेस जो होता है आपका जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस उसमें आके वो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज महमूद वाली बात अय्याज। जो होती है। हाँ। तो उसमें आके होता है कि 3 कैटेगरीज़ होती हैं आपकी ईबी-3 होती है, ईबी-2 होती है, ईबी-1 होती है। अच्छा, बहुत से हुँ, केसेज़ में ये होता है कि वो जो आप केसेज़ बता रहे हैं ना वो यूजुअली होते हैं L1B के केसेज़। ज़्यादातर हुँ, उसमें L1B होते हैं। L1B में जो है वो आपको तकरीबन जो मोर और लेस टाइम है वो सेम होता है और 485 पे आके वो बहरहाल प्रायोरिटी क्यू में आके फँस जाते हैं। अगर अनलेस कि ईबी-1 में हो। ई ईबी ईबी-1 स्टेटस में जो है वो लोगों का बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि वो बेसिकली होता है आपका कि आप जैसे नेशनल साइंटिस्ट हैं या आपके कुछ बहुत वैल्यूएबल पेटेंट्स हैं अ, ज अच्छा। तो उस केस में जो है वो बहुत बहुत सिलेक्टिव है उसमें। तो हुँ, उसमें उस केस में जो है वो आपका जल्दी हो जाता है, लेकिन आम तौर पे अगर आप आके L1 के थ्रू ईबी-2 से जा रहे हैं, तो उसमें होता ये है कि उनका 1 साल या डेढ़ साल बच जाता है। बाद में तकरीबन मोर और लेस जो है उनको सेम टाइम ही लग रहा होता है। मेन जो बेसिकली डिफरेंस है वो L1 में आपका जो जॉब चेंज का होता है कि आई थिंक H1 में जो है आपके पास लिबर्टी होती है और L1 में नहीं होती। तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यूजुअली जो है अगर इस इकोनॉमी में हुँ, हर आदमी जो है वो H1 को प्रेफ़र करेगा क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर आपने जैसे बताया अमेज़न का कोई अमेज़न में काम कर रहा है L1 पे, तो वो जॉब चेंज भी नहीं कर सकता। तो उसमें एक और इट मेक्स इट लाइक यू नो एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी
तो सिचुएशन और वर्स हो जाती है कि आप बेसिकली L1 पे ले ऑफ हो गए, तो अब आपको H1 लेना है, तो आपको बेसिकली जानना पड़ता है। तो सही। ये इसके डिसएडवांटेज हैं, और एंड पीपल गेट रियली स्ट्रेस। अच्छा, चलें अब अगर ये तो हो गया जो जॉब पर्सपेक्टिव से है, अगर हम किसी ऐसे बंदे के पर्सपेक्टिव से बात करें जो स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट जाना चाहता है और बहुत सारे लोग इसलिए भी जाना चाहते हैं कि उनके पास F1 या L1 या H1 का चांस नहीं बन रहा तो वो फिर F1 के थ्रू यूएस जाते हैं, तो वो यानी कि स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू जाते हैं। तो उसमें कुछ ये बताएँ कि उसमें क्या ऑप्शंस हैं और उसमें क्या ऐज की क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशन वैसे नहीं है लेकिन लेट्स से वीज़ा ऑफिसर के लिए क्या लिमिटेशंस आपके ख्याल में हो सकती हैं? अच्छा, देखिए, ये जो प्रोसेस होता है आपका, बेसिकली अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से आ रहे होते हो, इसमें शुरू में आपको स्टूडेंट वीज़ा जो है लेना होता है, F1 कहलाता है, जो बेसिकली आपका और आपको एसेंशियली आप बेसिकली यहाँ पर आ रहे हैं, आपको मास्टर्स डिग्री लेनी है या आपको बैचलर्स डिग्री लेनी है। जब आपकी डिग्री या पीएचडी आप ले रहे हैं अपना, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही होती है, तो डिग्री कंप्लीट होने से पहले वो आपको एक चीज़ देते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली ओपीटी, ऑप्शनल ट्रेनिंग, हुँ, प्रैक्टिकल आई थिंक ऑप्शनल ट्रेनिंग। तो हुँ। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो आपका, तो एसेंशियली वो बेसिकली क्या होता है, वो वर्क परमिट होता है, आपका ईएडी होता है। अच्छा, अब आपका जब मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है, वो आपको एक स्पैन के लिए दे देते हैं कि जैसे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। तो अब बेसिकली आप यूँ समझिए कि आपको इट्स लाइक ग्रीन कार्ड, आप जाके कहीं पे भी काम कर सकते हैं, और लेकिन वो उसकी टाइम बाउंड है, वो 1 साल अच्छा, के बाद आप जो है आपको इसको रिन्यू करना बैचलर्स पड़ेगा। में आपको नहीं मिलता ये ईएडी सॉर्ट ऑफ चीज़ जो ये मिलेगी, ये बैचलर्स के बाद नहीं मिलेगी? ये ये मास्टर्स के आपको बाद बैचलर, मिलेगी? ये नहीं, ये आपको बैचलर्स के बाद ही मिलेगा। आप अगर अच्छा, बैचलर्स करें या मास्टर्स हाँ, करें, दोनों केसेस में आपको दोनों जो है केस में मिल ईएडी के लिए जाएगी। आपको ठीक दोनों है, के लिए, आपको ओपीडी के लिए, आप एलिजिबल होते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा, और ये वो चीज़ है बेसिकली जिसकी वजह से आम तौर पे आपने देखा होगा कि जो जो डिग्रीज़ लेते हैं उसके बाद लोग यहीं पे रह जाते हैं। तो उसमें हुँ, होता ये है कि आपको जब ईएडी मिल जाता है, ये ओपीटी, तो आप गए जाके आपने, अच्छा, बहुत सी जगह पे ये होता है कि आप जाके जब काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे कंपनीज़, 70% केसेज़ में कंपनीज़ H1 की, L1 की और उसकी ना बारीकी नहीं समझती। यू नो, दे हुँ, आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डू यू हैव अ वर्क परमिट? आप हुँ, कहते हैं यस। तो अगर हुँ, आप ओपीटी पे काम कर रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट है, आप जाके कल जॉइन कर सकते हैं। मेन जो हेजिटेशन होती है एम्प्लॉयर्स की, वो ये होती है कि वो जब H1 फाइल करेंगे, H1 को जो है प्रोसेस करने में आपका 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने है, तो वेट टाइम है। हुँ, तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो डिग्री के बाद आ रहा है, तो डिग्री के बाद आके जो है वो फौरन जॉब स्टार्ट कर सकता है, तो उसको बेसिकली उनको वेट करने की जो है ज़रूरत नहीं है, उसपे जो है तो वेट टाइम नहीं होता। तो आप कहीं पे भी गए, आपको जो है कहीं पे इंटर्नशिप मिल रही है, आप कर सकते हैं। कहीं पे आपको फ्रेशमैन एज़ अ जॉब मिल रही है, तो आप उसको जो है जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, अब होता है कि आपने जॉइन कर लिया, जॉइन करने के हुँ, बाद आपकी ओपीटी जो है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, आई थिंक अब शायद मैंने सुना कुछ केसेज़ में 3 साल तक भी थी, तो वो वैलिड है। आपको इस ड्यूरेशन के अंदर ओपीटी को H1 में कन्वर्ट करना होता है। तो हुँ, तो ओपीटी जो है डायरेक्ट ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट नहीं होती है आपकी। तो आपको होता ये है कि आपने अब जब जॉब जॉइन कर ली, उसके जब आप यूजुअली ऑन जॉब होते हैं, तो आपका कंपनी जो है वो H1 प्रोसेस कर देती है। अब आपके पास ऑन जॉब हैं आप, H1 आपको मिल गया, अब आप ओपीटी से फिर आप H1 पे ट्रांज़िशन कर गए, और फिर उसके बाद आप दोबारा से जो है आपने जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड है, ईबी में आपने अपना ग्रीन कार्ड को जो है प्रोसेस कराया। तो जो एक बल्क है, जो जो बेसिकली जैसे स्टूडेंट्स की है, वो जो आके जॉब्स ढूँढ रहे हैं, वो बेसिकली आपका F1 टू ओपीटी टू आपका जो H1 वाला पाथ है, ये चूज़ करते हैं काम करने के लिए। अच्छा तो इसमें अ, आपने जो पाथ बताया है वो लेट्स से F1 से आप लेट्स से ओपीटी में जाते हैं और ओपीटी 2 साल का होता है एट मैक्स? जी, जी। और उसके आपको बाद 2 सा आपको H1 में कन्वर्ट करना पड़ता है या उसके बाद आपको ऑप्शन है कोई कि ग्रीन कार्ड मिल सकता है? नहीं, नहीं, आप ओपीटी से आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड नहीं मिल सकता। आपको उसको किसी वीज़ा में ओपीटी बेसिकली वो देते हैं, उनका आइडिया ये है कि इसका जो आप अगर देखें, तो वो है आपका ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट? तो वो बेसिकली एसेंशियली वो आपको इंटर्नशिप के लिए जो है एक अच्छा, विंडो दे रहे हैं कि आप यहाँ पे सही। आए हैं हुँ, और यहाँ पे आके आप जॉब कर रहे हैं, तो आप इंटर्नशिप कर लें, कहीं पे काम कर लें। तो वो उसके लिए सही। आपको एक विंडो दे रहे हैं कि आप इसमें काम कर लें। लेकिन वो परमानेंट नहीं है। आप उसको आपको आप जाएँगे, वो अगर खत्म हो जाती है, तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। बेसिकली वो हुँ। हार्ड हार्ड आपका पेरोल रन नहीं हो सकता बेसिकली उसके सही, बाद, सही, सही। उस टाइम तो लाइन के आई बाद। फ़ील कि जो है ना, जो पहले होता था ना कि जो स्टूडेंट्स जाते थे, उनको तो लाज़मी जॉब मिल जाती थी। वो अमेरिका के अच्छे हालात भी थे उसके अंदर कि वो उनको मसला ही नहीं होता था ग्रीन कार्ड हर हर प्रोसेस क्विकली हो जाता था। आजकल तो बहुत मुझे मुझे स्केरी लग रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट जाता है सिर्फ़ जॉब के पर्सपेक्टिव से, तो पहले तो वो अपना मास्टर्स कंप्लीट करेगा या बैचलर्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद ओपीटी मिलेगा उसको। ओपीटी के बाद उसको एक और लेट्स से अगेन H1 की एक तलवार होगी जो कि उसके ऊपर लटक रही होगी कॉन्स्टेंटली, फिर ग्रीन कार्ड मिलता है, नहीं मिलता है। ये एक लंबा प्रोसेस है।
तो कंपेयर टू दिस कि अगर किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर जो है ना जैसे कनाडा हो गया जहाँ पर वो फॉरेन इमिग्रेशन मिल जाती है आफ्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रो इमिग्रेंट है इस वक़्त इस वक़्त कनाडा देखा जाए तो। अगर लेट्स से स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको काफ़ी पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, जो कि इमिग्रेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर तो आप उसी लाइन में दोबारा लग जाएँगे जो कि एक अनलेस आपकी कंपनी बहुत अच्छी होती है, जो कि फॉरेन ग्रीन कार्ड आपके लिए फाइल कर दे। वाली जब मैं आया था ना, मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव दूं। देखिए, इसमें होता ये है कि देखिए, अगर आप यूएस आ रहे हैं तो पहले रिसेशन में जो ना आप अपनी ग्रेजुएशन को लाइन अप मत करें। हर आदमी हाँ, रिसेशन को कंट्रोल नहीं करता, फॉर एग्जांपल। हाँ, हाँ। लेकिन जैसे अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में अगर आप जैसे ये वाला टाइमलाइन है, हुँ, और यूजुअली ये होता है कि अगर जब रिसेशन के बाद आप दोबारा से देखेंगे मार्केट बुलिश हो जाती है। तो हुँ, अगर मैं देखूं कि जैसे 2000, जब मैं 2000 1999 में 2000 में यूएस में जो है पीक पे हायरिंग थी, फिर रिसेशन था, रिसेशन के बाद दोबारा से 2003 से लेके अगर आप देखें 2008 तक तो जो है वो बुलिश था ट्रेंड आपका, तो मार्केट में हायरिंग जॉब्स अवेलेबल थी। 2008 से 2011 के दरमियान दोबारा से रिसेशन था। फिर आप दोबारा से देखिए 2012 से लेके आप 19 तक, 20 20 तक 2019 लेट्स तक। हाँ, 19 तक। एक्चुअली एक्चुअली इट्स क्वाइट वेरी वेरी फनी। अगर आप देखें कि कोविड के अंदर जो है आप एक और जो इंटरेस्टिंग चीज थी, कोविड के अंदर यूएस के अंदर जॉब मार्केट बूम बढ़ पे गई थी। थी, बूम पे थी। जी, जी, हाँ, जी। आप अगर कहीं पे जैसे यूएई में देखेंगे तो वहाँ पे रियल एस्टेट नीचे जा रही थी, और आपका हाँ, जो ये हाँ, था बिल्कुल। बेसिकली बाकी जॉब मार्केट में मैंने इतने ले-ऑफ्स कभी भी नहीं सुने जितने कोविड के दरमियान हुए हैं। हुँ, और यहाँ पर जो है वो मार्केट जो है ऊपर जा रही थी। आई थिंक अब उसका जो बेसिकली ख़मियाज़ा है अब हम खमियाज़ा भुगत रहे भुगतना पड़ रहा है, सही बात है। हैं। हाँ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये डेफर्ड रिसेशन है बेसिकली, जो आना था उस वक़्त लेकिन अब आया हुआ है। तो हुँ, अब होता ये है कि मैं टू आंसर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको रिसेशन के साथ तो अपनी ग्रेजुएशन डेट को जो है वो लाइन अप नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जो कनाडा की बात आती है ना वली, वहाँ पे जो सबसे बड़ा इश्यू है ना, वहाँ पे आईटी की जॉब्स बहुत कम है। जैसे हाँ। मैंने खुद सर्च की हुई है, मैं आपको बेसिकली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे ना सिर्फ़ मैं वहाँ जॉब पे कम अगर है आप बल्कि पैसे भी कम हैं, बहुत कम है पैसे। दोनों बातें, दोनों बातें, हुँ, दोनों बातें। हुँ, जैसे होता ये है कि वहाँ पे आप देखेंगे ना, मैं जैसे उसके जो सर्च इंजन थे, मैं आपको 2001 का बता रहा हूँ, जब मैं एक्टिवली देख रहा था कनाडा में जॉब्स एक ज़माने में। हुँ, और तो उस ज़माने में जो है जब मैंने जॉब सर्च की, तो आपकी बेसिकली वहाँ पे आपके 3 एरियाज़ हैं। आपका जीटीए का जो है ग्रेटर टोरंटो एरिया है, आपका ऑटवा है और वैंकूवर है, राइट? हुँ, तो मोस्टली जो आपकी आईटी जॉब्स हैं वो आपको मिलेंगी टोरंटो में या ऑटवा के एरिया में। तो हुँ, वहाँ पर जो जॉब्स आती थी ना, आप सर्च करेंगे तो आपने सिंपल सर्च किया, बहुत आपने जेनेरिक सर्च, डेटा इंजीनियर या आपने कहा कि नेटवर्क इंजीनियर। तो नेटवर्क इंजीनियर की जो है एट्रीब्यूट पे जॉब्स आई 50-50, ठीक है? हुँ। आप उसको यहाँ पे सर्च करें यूएस के अंदर, बिल्कुल, 7000, बिल्कुल, इसमें कोई 7000। शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं तो है। यही बात मुझे एक दोस्त ने बोली थी ऑस्ट्रेलिया से वो जा रहा था यूएस तो कह रहा था भाई मैं तो वो भी ये कह रहा था कि ये तो तुम छोड़ दो कि ऑस्ट्रेलिया वाइड जॉब्स एक तो होती है ना ऑस्ट्रेलिया वाइड मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। यूएस के अंदर तो टी मोबाइल के ऊपर आप उनकी वेबसाइट पे सर्च करेंगे उससे ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी जो पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस पोज़ीशन की जॉब है। तो ये तो फ़र्क है, ये उसका उसका डायनामिक्स है उसके यूएस के। तो वॉल्यूम गेम है। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जैसे आप लिंक्डइन पे जाएँ ना, तो आप लिंक्डइन पे बहुत सी जॉब से देख सकते हैं कितने एप्लीकेंट हैं। तो आप अगर मैं प्री कोविड बता रहा हूँ आपको, अगर प्री कोविड जो था, जैसे अगर आप देखते हुँ, हैं किसी लिंक्डइन की जॉब पे, अगर आप यूएस की जॉब आई हुई है, तो हुँ, एक रेगुलर जो जॉब होती है उसपे 30, 35, 40 के करीब एप्लीकेंट होते हैं, दैट्स इट, इतने नहीं होते। अच्छा, हुँ, अगर गूगल की जॉब है तो आपको 100 प्लस मिलेंगे उसपे, ठीक है? हुँ, अच्छा, अब मैं एक सिंपल मिडल ईस्ट की जॉब देख रहा था, तो मिडल ईस्ट की जॉब, जैसे दुबई की जॉब है, उसपे जो एप्लीकेंट्स मैंने देखे 700, हुँ, 800। हुँ, तो तो बेसिकली इसी तरह से अगर आप जाके कनाडा की जॉब पे आप देखेंगे तो उसपे जो डेंसिटी है ना कैंडिडेट्स की, बहुत ज़्यादा है। अब एक रिक्रूटर आ रहा है तो पहला इश्यू ये आता है उसमें कि वो आके जब अपना ईमेल बॉक्स खोलेगा, उसमें अगर 400 रिज़्यूमे पड़े हुए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिज़्यूमे पहले आएगा। तो जो हुँ, लीड जेन का जो काम है कनाडा के अंदर, वो पहली चीज़ ये है कि आपको अपना रिज़्यूमे जो है वो आप लीड जेन के थ्रू आप एक कॉल जनरेट करें कि आपको इंटरव्यू कॉल है, राइट? हुँ, फिर हुँ। इंटरव्यू इंटरव्यू में कैसे पास होना है वो एक अलग बात है कि जो है आपको कैसे क्वालीफाई करना है, जॉब मिलना है। तो वो जो आई थिंक वो जो उसका कर्व है वो ज़्यादा टीडियस है, जो बेसिकली आपका यूएस से जो है। हुँ, अलबत्ता ये है कि लेकिन आप उसको रिसेशन में कंपेयर करें तो आई थिंक जो स्टेबिलिटी की चीज़ आ जाती है, आई थिंक रिसेशन में मैं किसी हद तक वो बात एग्री करूँगा कि जो है उसपे वो अप्लाई होती है कि यहाँ पर वो आपको वो इश्यू है। लेकिन जो जो रेगुलर जॉब मार्केट में जो है ना, वहाँ पर जॉब ढूँढना जो है ना, एक मतलब इट्स इट्स मच मोर मुश्किल है। टीडियस। जी। हाँ। नहीं मैंने मैंने इस तरह से देखा है कि अगर लेट्स से कोई इस तरह का रूट लेके कनाडा जाए, कनाडा से अपना बैचलर्स मास्टर्स जो भी करना है वो करे, उसके बाद वो किसी तरह भी जॉब में लैंड हो जाए
कम से कम 2-3 साल लगा दे और किसी तरह से अपना पासपोर्ट पकड़ ले। वन्स वो पासपोर्ट मिल जाता है उसके बाद फिर वो आराम से यूएस जाकर जो है ना अपना काम कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने यही देखा है कि कनाडा में अगर आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं तो वो तो इट डज़न्ट मेक सेंस कि वो वहाँ की जो हाउसिंग मार्केट है, वहाँ की जो एक्सपेंस लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो कंपेयर ही नहीं करते उसकी वहाँ की जो जो वेजेज़ हैं। चाहे वो आईटी का कोई बड़ा-सा बंदा भी हो, लेकिन वो मैच ही नहीं करते हैं, जो कि यूएस के अंदर आपको लिविंग कॉस्ट भी कम है, एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, नॉट एवरीबॉडी, लाइक अगर आप कैलिफोर्निया की बात करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप बात करें नॉर्मल जगहों की, टेक्सास की या फ्लोरिडा की, उस तरह की जगहों की, तो वहाँ पर लिविंग कॉस्ट कम है और उसमें सैलरीज़ बहुत बेहतर हैं कंपेयर टू कनाडा। जी, इसमें ये बिल्कुल वायबल पाता है और बहुत से लोग ऐसे करते हैं। इसमें एक और जो चीज़ मेरे को बताना भूल गया, जैसे अगर आप कनाडा से आ रहे हैं, अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हैं तो आपको एच-1बी नहीं लेना होता, उनके लिए एक स्पेशल वीज़ा होता है हाँ, टीएन वीज़ा। हाँ, तो हाँ, वो बेसिकली रस्मी है, समझ लीजिए आपके, वो बहुत ईज़िली मिलता है आपको। 1 साल के लिए हाँ। होता है या शायद 2 साल के लिए होता है, लेकिन आप अच्छा उसमें टीएन को भी आप बाद में एच-1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जो है वो हुँ। भी एक बात होता है। तो आपके पास अगर कैनेडियन सिटीज़न है तो आप आके यूएस में बहुत ईज़िली काम कर सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है और बहुत से लोग करते हैं। मैं पर्सनली मतलब जाता हूँ। आई एम फॉरगेटिंग द नेम जी। ऑफ दैट ट्रीटी काइंड ऑफ थिंग जिसमें मेक्सिको, नाफ्टा कनाडा, ये आपका जिसमें आपको मैं वर्क मैं ऑथराइज़ेशन नहीं चाहिए होती, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है। नहीं, नहीं, नेक्सस है या नाफ्टा है, आई थिंक हाँ, नाफ्टा है, नैफ्टा है, मुझे चेक, नैफ्टा है, आई नैफ्टा थिंक है आई थिंक। नाफ्टा है, राइट? हाँ, जी, जी। हाँ, हाँ। और उसमें कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले भी जो है ना उसी तरह की कोई ट्रीटी के साथ जो है ना वो जा रहे होते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी बड़ी एक क्वांटिटी है जो कि वो कोटा होता है उनका। मैं क्योंकि हुँ, हुँ। ऑस्ट्रेलिया से एक दोस्त से अभी कुछ दिनों पहले ही बात कर रहा था, तो वही बता रहा था कि ऑलमोस्ट इतना बड़ा कोटा होता है कि वो उसका 50% भी फिल अप नहीं हो पाता जब यूएस जा रहे होते हैं लोग। तो उनका कोटा बहुत आराम से बहुत बड़ा कोटा होता है, जो ऑस्ट्रेलिया से जा रहे होते हैं। तो ये होता है कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं तो आपको ईज़ी है वहाँ जाना, लेकिन यूएस के अंदर ही एक लंबा पाथ है, जो भी इस वक़्त जो चल रहा है, इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं। आगे पता नहीं कि रिसेशन का क्या सिचुएशन होती है, लेकिन तेज़ी के अंदर तो यूएस बहुत अच्छा रहता है, नथिंग लाइक इट। जी, जी, बिल्कुल। अभी देखिए रिसेशन में जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेशन इज़ नॉट द गुड टाइम बेसिकली कि जहाँ आप इसमें यूएस में आएँ। हुँ, और लेकिन ये कि रिसेशन जब सेटल हो जाए तो उसके बाद जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आई थिंक रिसेशन में दूसरी चीज़ ये होती है कि यूएस में एक और जो चीज़ है आपकी, जैसे इवन आप ग्रीन कार्ड पे भी हैं तो आपका मेडिकल जो है, अगर आपको खुदा ना खास्ता जॉब चली जाती है, तो आपको मेडिकल खुद से पे करना पड़ता है। तो हुँ। कनाडा के केस में ये है कि आपका मेडिकल कवर्ड है। वन्स यू हैव द अ, पीआर फिर तो बल्कि इवन आप जी। रेज़िडेंट हैं तब भी जो है ना काफ़ी चीज़ें कवर होना शुरू हो जाती हैं। जी, जी, बिल्कुल आपका कवर्ड है। मेरा जो हाँ, मेडिकल उसमें अब आपको हेल्थ कार्ड मिल जाता है हाँ। और आप उसके थ्रू जो है कवर्ड होता है वो। सही है। चलें खुर्रम भाई, ज़बरदस्त यार, आपसे इनसाइट्स मिली हमको। और खुर बाय द वे मैं अपने ऑडियंस को बता दूँ कि खुर्रम भाई ये पहली एपिसोड थी एक, और इसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअल पर्सनल फाइनेंस की, कि खुर्रम भाई कैसे अपनी पर्सनल फाइनेंस को किस तरह से उन्होंने ग्रो किया है, अपने फाइनेंसेस को, अपने पोर्टफोलियो को, और क्या इस वक़्त कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं पहले। प्लस ये कि खुर्रम भाई से मैंने बोला एक मास्टर क्लास होनी चाहिए ट्रेडिंग के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर, इनफैक्ट ट्रेडिंग के ऊपर, जो मुझे तो समझ नहीं आती, खुरम भाई बताएँगे उसके अंदर जब वो आएँगे, कि स्टॉक्स को कैसे देखना चाहिए। वो एक अलग से एक लंबी वीडियो होगी जिसके अंदर वो टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे देखते हैं और किस तरह से कौन-सी लाइन को कहाँ देख रहे होते हैं। तो वो चीज़ जो पाकिस्तान में भी अगर हैं आप, या दुनिया में कहीं भी हैं, चाहे वो उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें क्रिप्टो के ऊपर, चाहे उसको इम्प्लीमेंट कर दें आप स्टॉक्स के ऊपर, तो वो एक चीज़ है जो कि एक नॉलेज भी है, एक स्किल भी है जो कि आनी चाहिए। मुझे भी नहीं आती, मैं सीखूँगा खुरम भाई से। और प्लस ये कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी खुरम भाई को पता है कि दुबई और यूएस की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, यूएस और कनाडा की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, विद इन यूएस डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। तो उस बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने अभी लाइन अप किए हुए हैं। अगले कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर हम हल्के-हल्के करके वो उस तरह की वीडियोज़ लाएँगे। खुरम भाई, लास्ट एनीथिंग यू वांट टू से फॉर द लिसनर्स, और अपने सोशल्स अगेन आप, मैं लिख दूँगा वो जब भी कोई देख रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको आपको मिल जाएगा खुरम भाई के सोशल्स। जी, खुरम भाई। नहीं, नहीं, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू वली, और आई कंटिन्यू टू एन्जॉय योर वीडियोज़ और कीप प्रोड्यूसिंग। आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स एन ऑनर कि आप एंड ये इस तरह की बात कर रहे हैं। कीप अप द गुड जॉब। चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू खुरम भाई, थैंक्स अ लॉट व्यूअर्स को भी। और अगर अगेन मैं एंड स्क्रीन पे बहुत सारी जिस तरह वीडियोज़ लगा रहा होता हूँ, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, पर्सनल फाइनेंस से, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। इन फ्यूचर भी खुरम भाई को बुलाते रहेंगे, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अ लॉट।